हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रैप। समाचार पत्र विश्लेषण की इस सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम 9 दिसंबर 2020 के द हिंदू समाचार पत्र का विश्लेषण करेंगे। आज के द हिंदू समाचार पत्र में यूपीएससी की परीक्षा से संबंधित जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही उनसे संबंधित कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस अर्थात अभ्यास प्रश्न भी यहाँ पर देखेंगे और इसके साथ ही मुख्य परीक्षा से संबंधित कुछ प्रश्न भी आपको दिए जाएंगे जिनका उत्तर लिखने की आपको कोशिश करनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला न्यूज आर्टिकल है जो कि पेज नंबर 6 पर प्रकाशित हुआ है। ये है इन स्टैनफोर्ड रैंकिंग होप फॉर इंडियन साइंस। ये जीएस पेपर 2 के हेल्थ एंड एजुकेशन विषय के संबंध में महत्वपूर्ण है। तो ये जो एडिटोरियल है इसमें स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएस के द्वारा वैज्ञानिकों की विश्व रैंकिंग पर जो एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है उसके बारे में चर्चा की गई है और इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से भारतीय वैज्ञानिक जो हैं वो अब विश्व में उभर रहे हैं। तो ये जो एडिटोरियल है इसमें ये बोला गया है कि अभी के समय में ये बोलना प्रासंगिक है कि हर किसी का जो मूल है, जो ओरिजिन है वो भारत में है। जैसे अगर हम बात करें बौद्धिक रूप से तो बौद्धिक रूप से उसका जो ओरिजिन है वो भारत में है। धार्मिक रूप से धार्मिक ओरिजिन जो है वो भारत में हुआ है। राजनीतिक ओरिजिन जो है वो भारत में हुआ है। और इसी की तुलना अगर हम ग्रीक की विरासत से करें तो ग्रीक की विरासत इससे थोड़ा पीछे है। तो इसके साथ ही ये जो एडिटोरियल है इसमें ये बोला गया है कि जो प्राचीन भारत था उसने कई जटिल और जो वर्तमान वैज्ञानिक उपलब्धि है उसमें योगदान दिया है। प्राचीन भारत की जो उपलब्धियां हैं उसका उपयोग वर्तमान वैज्ञानिक उपलब्धियों में किया जाता है, लेकिन समकालीन दुनिया में जो भारतीय वैज्ञानिक है उसके प्रदर्शन में गिरावट देखी जा रही थी। लेकिन अब जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है यूएस की, उनने वैज्ञानिकों की विश्व रैंकिंग पर एक नई रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट की बात करें तो ये रिपोर्ट जो है वो भारत के वैज्ञानिकों के प्रति एक सकारात्मक तस्वीर पेश करती है और ये दिखाती है कि भारतीय वैज्ञानिक जो हैं उनके द्वारा कुछ समय से जो प्रदर्शन खो दिया गया था अब उनके पुनः पाने की उम्मीद का एक संकेत देती है ये रैंकिंग। और ये बताती है कि भारतीय वैज्ञानिकों का जो प्रदर्शन है वो अब बेहतर हो रहा है। तो ये जो रैंकिंग है इसके संबंध में बोला गया है कि ये जो रैंकिंग लाई गई है इसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस है, इसमें एक व्यापक डेटाबेस का उपयोग किया गया है। तो जॉन आयोनिडिस के नेतृत्व में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के जो वैज्ञानिक है उनने दुनिया के वैज्ञानिकों के जो शीर्ष 2% है उनका डेटाबेस बनाया है। दुनिया के वैज्ञानिकों का शीर्ष 2% अर्थात कुल 1,59,683 वैज्ञानिक जो कि दुनिया के वैज्ञानिकों का शीर्ष 2% है उनका एक डेटाबेस बनाया गया है। जो कि ये जो डेटाबेस है ये उद्धरणों, इसके अलावा जो एच इंडेक्स होता है, सहलेखक और समग्र संकेतक का जो मानक है उसके आधार पर बनाया गया है। इसके अलावा ये बोला जा रहा है कि ये जो डेटाबेस है ये काफी हद तक स्कोप्स और वेब ऑफ साइंस जैसे जो संसाधन डेटाबेस द्वारा प्रदान किए गए उनका एक उद्धरण सूचकांक पर निर्भर करता है। और इसके साथ ही ये जो प्रकाशित किए गए शोध पत्र हैं उनकी संख्या पर आधारित है। साथ ही ये जो वैज्ञानिक हैं इनके द्वारा जो लेखन किए गए उनकी संख्या और एच इंडेक्स का उल्लेख इसके डेटाबेस में किया गया है, जो कि लेखन के काम और अन्य लोगों के जो अनुसंधान है उसके प्रभाव का एक उपाय है। तो इसके संबंध में यहाँ पर यह बोला गया है कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा जिस तरीके का डेटाबेस का उपयोग करके ये रैंकिंग लाई जाती है ये डेटाबेस जो है किसी और के पास नहीं है इस तरीके का डेटाबेस। और ये पूरी दुनिया में सभी वैज्ञानिकों को इतनी सटीकता से और गहराई के साथ में व्यवस्थित करता है। और अगर हम इसकी बात करें तो जो शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची पेश की गई स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा उसमें लगभग 1594 भारतीय हैं। इसके अलावा ये जो रिपोर्ट दी गई स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा अगर इस रिपोर्ट का मूल्यांकन करें तो इसका जो मूल्यांकन है इसमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा और संबद्ध क्षेत्रों के अर्थात इससे संबंधित जो क्षेत्र हैं उनके जो विषय हैं वो शामिल है। कुछ महत्वपूर्ण रुझान भी ये दिखाते हैं। इसके अलावा इस एडिटोरियल में बताया गया है कि ये जो रिपोर्ट है इसका मूल्यांकन करने से ये पता लगता है कि जो सरकार समर्थित संस्थान है, जो गवर्नमेंट सपोर्टेड इंस्टीट्यूशन है, उनके वैज्ञानिकों ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जो विषय हैं उसमें सर्वोच्चता दिखाई है। जबकि अगर निजी संस्थानों के वैज्ञानिकों के संबंध में इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इनने चिकित्सा और संबद्ध क्षेत्रों के विषय में अधिक स्थान पाया है। इसके साथ ही रिपोर्ट का विश्लेषण करने से ये पता लगता है कि शहरी
और जो ग्रामीण क्षेत्रों के संस्थान हैं उसमें काम करने वाले जो वैज्ञानिक हैं उनका एक समान वितरण है। साथ ही कुछ विषय ऐसे हैं जिसमें बड़ी संख्या में वैज्ञानिकों ने सूची में एक स्थान प्राप्त किया है, जबकि कुछ विषय ऐसे हैं जिसमें एक या एक दो वैज्ञानिकों के नाम को ही शामिल किया गया है। इसके अलावा अगर हम इस रिपोर्ट के संदर्भ में सरकारी संस्थानों के स्कोर के बारे में बात करें कि सरकारी संस्थानों के वैज्ञानिकों के द्वारा किस प्रकार का प्रदर्शन किया गया, तो जो विषय की पूरी सूची है उससे ये पता लगता है कि 4/5 से ज़्यादा जो वैज्ञानिक है वो सरकार द्वारा जो समर्थित संस्थान है, गवर्नमेंट द्वारा जो सपोर्ट किए गए इंस्टीट्यूशन है उनसे है, जिनमें राष्ट्रीय महत्व के संस्थान आते हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय आते हैं, राज्य विश्वविद्यालय है, या फिर सरकार द्वारा जो वित्त पोषित अनुसंधान संस्थान है वो आते हैं। राष्ट्रीय महत्व के जो संस्थान है अगर हम उनकी बात करें तो उसमें भारतीय विज्ञान संस्थान बैंगलोर, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के कई वैज्ञानिकों ने इसे शीर्ष पर बनाया है। इसके अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय और हैदराबाद विश्वविद्यालय भी इसमें शामिल है। साथ ही इसमें यह बोला गया है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जो विषय हैं उसमें जो सरकार समर्थित संस्थान है, गवर्नमेंट द्वारा जो सपोर्टेड इंस्टीट्यूशन है, वो विशेष रूप से राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के वैज्ञानिकों की हिस्सेदारी इसमें बहुत अधिक है, क्योंकि वे सूची में अधिकांश स्थानों पर रहे हैं। तो इस तरीके से रिपोर्ट का मूल्यांकन करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि लिस्टिंग जो है वो किसी भी प्रासंगिक विषय पर शोध करने के लिए इन संस्थानों में संकाय को स्वतंत्रता, लचीलापन और सुविधा के परिणाम की ओर इशारा करती है। साथ ही ये बोला गया है कि सहकर्मी की समीक्षा अर्थात पीयर रिव्यू और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में भाग लेने के लिए प्रेरणा और इन संस्थानों में दिए जाने वाले जो प्रोत्साहन पैकेज हैं उसका इस संबंध में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। अर्थात ये जो देखा गया कि राष्ट्रीय महत्व के जो संस्थान है यहाँ से ज्यादा वैज्ञानिक दिखे, इसके लिए ये बोला गया है कि यहाँ पर जो पीयर रिव्यू किया जाता है, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में भाग लेने के लिए जो प्रेरणा दी जाती है और इसके अलावा इन संस्थानों में जो प्रोत्साहन पैकेज दिए जाते हैं, इसके कारण यहाँ पर सकारात्मक प्रभाव देखा गया। इसके साथ ही यहाँ पर बात की गई है शहरी हब के बाहर के संबंध में। तो एडिटोरियल में ये बोला गया है कि जो दूर दराज के क्षेत्र होते हैं वहां से भी जो निजी कॉलेज होते हैं या फिर जो अन्य संस्थान होते हैं वहां से कई वैज्ञानिकों ने इस सूची में अपनी जगह बनाई है और इस सूची में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। इसके साथ ही ये कई पारंपरिक और आधुनिक विषयों में नोट किया गया है। ये देखा गया कि जो शहरी हब से बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में निजी कॉलेज हैं या फिर अन्य संस्थान हैं, वहां से जिन वैज्ञानिकों ने सूची में अपना स्थान बनाया है वो पारंपरिक विषय से भी संबंधित थे और इसके अलावा वो कुछ आधुनिक विषयों से भी संबंधित थे। अगर हम पारंपरिक और आधुनिक विषय देखें तो जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री ये पारंपरिक विषय हो गए, लेकिन आधुनिक विषय कौन से हुए? जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक आधुनिक विषय है, इमेज प्रोसेसिंग एक आधुनिक विषय है। तो इस प्रकार के आधुनिक विषय में भी ये वैज्ञानिकों ने अपना स्थान बनाया। तो इसमें ये बोला गया कि जिससे उत्कृष्टता के जो केंद्र हैं उसके परे इन वैज्ञानिकों का जो प्रदर्शन और पहुंच है उसका पता लगता है। इसके साथ ही ये बोला गया है कि सुदूर क्षेत्रों में स्थित जो कई संस्थान हैं वो भी शिक्षा के शहरी हब से बहुत दूर स्थित हैं और उन्हें सूचीबद्ध किया जा रहा है। इससे क्या होता है कि ये ग्रामीण और शहरी जो सेटिंग होती है उसमें पेशेवर उत्कृष्टता और उत्कृष्टता के समान साझाकरण अर्थात ये प्रोफेशनल एक्सीलेंस और इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ एक्सीलेंस पर प्रकाश डालता है। तो इसका मतलब ये है कि ये ग्रामीण क्षेत्रों के कई उभरते वैज्ञानिकों के लिए एक महान प्रोत्साहन के रूप में कार्य कर सकता है। इसके साथ ही इस एडिटोरियल में ये बोला गया है कि जो गैर सरकारी संगठन होते हैं और जो निजी संस्थान होते हैं उसमें जो काम करने वाले वैज्ञानिक हैं उन्होंने भी इस सूची में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और चिकित्सा को शामिल किया गया है। इन क्षेत्रों में ये वैज्ञानिक शामिल हुए हैं। ये सरकारी चिकित्सा संस्थाओं द्वारा अनुसंधान और विकास में निवेश पर फिर से ध्यान देने की आवश्यकता की ओर इशारा करता है। इसके अलावा इसमें ये बताया गया है कि जो सामान्य और आंतरिक चिकित्सा है, शरीर रचना है, नेत्र विज्ञान और ऑप्टोमेट्री है, पोषण और आहार विज्ञान है,
ऐसे जो विषय है यहाँ पर जो निजी संस्थान है उनके वैज्ञानिकों का उल्लेख इस रिपोर्ट में किया गया। तो इससे ये पता लगता है कि जो सरकारी चिकित्सा अनुसंधान है उनके द्वारा जो अनुसंधान और विकास है उसमें निवेश करने पर विचार करने की आवश्यकता है और फिर से इस ओर ध्यान देने की ओर इशारा इसमें किया गया है। इसके साथ ही यहाँ पर ये बोला गया है कि जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है और इस तरीके के जो अन्य विनियामक संस्थान हैं उनको संवर्धित अनुसंधान और विकास के लिए मार्गदर्शन और जो समर्थन तंत्र है उसकी समीक्षा करने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा इस एडिटोरियल में ये बोला गया है कि जो अप्लाइड फिजिक्स है, जो अप्लाइड भौतिकी होती है, साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो होती है, साथ ही इमेज प्रोसेसिंग जो है जिसे छवि प्रसंस्करण बोला जाता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है और परिवहन अर्थात ट्रांसपोर्टेशन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अर्थात कार्बनिक रसायन और पॉलीमर जैसे जो विषय हैं उस सूची में 50 से अधिक लेकिन 100 से कम वैज्ञानिक मिलते हैं। तो इसके संबंध में ये बोला गया है कि ये गर्व की बात है कि ये जो विषय है इसके इतने सारे भारतीय वैज्ञानिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा और मान्यता मिली है जो कि कई युवा वैज्ञानिकों के लिए एक प्रेरक कारक है। साथ ही यहाँ पर ये बोला गया है कि ये नोट करना निराशाजनक है कि केवल कुछ वैज्ञानिकों जैसे कि एनेस्थीसियोलॉजी, अप्लाइड मैथ्स, आपातकालीन और महत्वपूर्ण देखभाल जो है, अनुवांशिकी और अनुवांशिकता और भूविज्ञान ने ग्रेड बनाया है और ये जो है इन वैज्ञानिकों के लिए कड़ी मेहनत करने और उद्देश्य के साथ में पेशेवर उत्कृष्टता अर्थात प्रोफेशनल एक्सीलेंस का प्रदर्शन करने का एक संकेत है। इसके साथ ही यहाँ पर ये बोला गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है उससे जो इनपुट प्राप्त होते हैं, आपको पता है अभी नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की गई थी, तो उससे जो इनपुट प्राप्त होते हैं उससे भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन अर्थात नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना का प्रस्ताव किया है और ये बोला गया है कि अभी तक भारत जो है वो अपने सकल घरेलू उत्पाद अर्थात अपनी जीडीपी का केवल 1% है, उससे भी कम अनुसंधान और नवाचार में अर्थात रिसर्च और डेवलपमेंट में निवेश करता है। तो यहाँ पर बात की गई है ये जो एनआरएफ है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इसकी प्रासंगिकता की जिसकी बात न्यू एजुकेशन पॉलिसी में की गई है। तो ये जो एनआरएफ है इसकी स्थापना का जो उद्देश्य है वो देश के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना है। ये भारत की जो राष्ट्रीय प्राथमिकताएं हैं उसके लिए जो प्रासंगिक क्षेत्र हैं उसमें अनुसंधान और विकास को ध्यान में रखने और समर्थन बढ़ाने के लिए देश के समग्र अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देगा। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि ये जो एनआरएफ का प्रस्ताव रखा गया है, इस प्रस्ताव के अनुसार एनआरएफ में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, सामाजिक विज्ञान, कला और मानविकी जैसे जो 4 प्रमुख विभाग हैं वो होंगे और इसके अतिरिक्त विभाजन जैसे कि कृषि, पर्यावरण आदि को एनआरएफ की जो गवर्निंग बोर्ड है उसके द्वारा जोड़ा जा सकता है। तो ये जो एडिटोरियल है इसमें अंत में ये बोला गया है कि जो सेल्फ रिलायंट इंडिया है, जो आत्मनिर्भर भारत है, उसके लिए योग्यता आधारित लेकिन समान सहकर्मी की परीक्षा की गई जो अनुसंधान निधि है अर्थात जो मेरिट बेस्ड लेकिन जिसमें इक्विटेबल पीयर रिव्यूड रिसर्च फंडिंग है, वो अनुसंधान के प्रोत्साहन और देश में अनुसंधान और विकास की एक नई संस्कृति की शुरुआत करने का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके साथ ही यहाँ पर ये बोला गया है कि कुछ सीमाएं हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, लेकिन इसके बावजूद भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और आत्मनिर्भर भारत का जो अभियान है इसकी घोषणा देश को पारंपरिक विषयों से परे अनुसंधानों की सीमाओं को फिर से परिभाषित करती है और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो रिपोर्ट आई है ये भारतीय वैज्ञानिकों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों तक पहुंचने के लिए प्रेरणा देती है। तो यहाँ पर हमारा ये एडिटोरियल खत्म होता है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल की तरफ जो कि पेज नंबर 6 पर प्रकाशित हुआ है, कांस्टेंट विजिलेंस। ये जीएस पेपर 3 के सिक्योरिटी संबंधी विषय अर्थात सुरक्षा संबंधी विषय के लिए महत्वपूर्ण है और इसमें चर्चा की गई है खालिस्तान आंदोलन के बारे में। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि खालिस्तान आंदोलन क्या है। तो खालिस्तान आंदोलन जो है वो एक सिख अलगाववादी आंदोलन है जो कि पंजाब क्षेत्र में जो खालिस्तान का क्षेत्र है, जो खालसा की भूमि नामक एक संप्रभु राज्य की स्थापना करके सिखों के लिए एक मातृभूमि बनाने की मांग करता है। तो
खालिस्तान आंदोलन जो है उसके मौजूदा स्वरूप के बारे में अगर हम बात करें तो वर्तमान में जो खालिस्तान आंदोलन है वो भारत में एक निष्क्रिय आंदोलन है और पंजाब का जो शहरी और ग्रामीण आबादी है वो इसके प्रति कुछ खास आकर्षण नहीं दिखाती है। हालांकि भारत के जो बाहर रहने वाले सिख हैं उसमें इस आंदोलन का कुछ प्रभाव देखने को मिलता है और समय समय पर इस आंदोलन के समर्थन में नारे सुनाई देते हैं। साथ ही कुछ विदेशी शक्तियां ऐसी है जो इस आंदोलन को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रही है ताकि भारत में अशांति और असंतोष फैलाया जा सके। तो उसी के संबंध में ये एडिटोरियल प्रकाशित हुआ है और इस एडिटोरियल में ये बताया गया है कि जो खालिस्तान आंदोलन है वो भले ही अभी असक्रिय है लेकिन जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको ये जो फ्रिंज सेक्शन है इसे देखना चाहिए और अगर किसी समूह के द्वारा इसे पुनः जागृत करने की प्रयास किया जा रहा है तो उस पर एक चेक रखना चाहिए। तो इस एडिटोरियल में सबसे पहले ये बताया गया है कि दिल्ली में 5 आतंकवादी संदिग्ध रूप से गिरफ्तार किए गए हैं और इस आतंकवादियों में 2 कथित तौर पर अक्टूबर में जो पंजाब में शौर्य चक्र पुरस्कार के विजेता हैं बलविंदर सिंह उनकी जो हत्या हुई थी उसमें शामिल थे, जिसके बाद में ये जो खालिस्तान आंदोलन है जो कि लंबे समय से मृत और दफन माना जा रहा है ये पुनः सुर्खियों में आ गया है। साथ ही दिल्ली पुलिस ने ये दावा किया गया है कि जो पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है जो ISI है वो कश्मीर में आतंकवादी संगठनों को खालिस्तान समर्थक जो कार्यकर्ता हैं उसके साथ जोड़ने के लिए फिर से कोशिश कर रही है और इसमें जो गिरफ्तार किए गए दूसरे 3 लोग हैं वो कश्मीर के थे। तो इस एडिटोरियल में ये बताया गया है कि हालांकि ये जो लिंक दिए जा रहे हैं इस प्रकार के किसी भी लिंक की उपस्थिति के बारे में ये जो दावे किए गए हैं इनकी पहले जांच होनी चाहिए, लेकिन जो केंद्रीय सरकार है उसको खतरे को हल्के में नहीं लेना चाहिए और इस प्रकार की जो खालिस्तान आंदोलन को पुनर्जीवित करने के प्रयास हैं वो संभव हो सकते हैं। यहाँ पर ये बोला गया है कि 1990 का जो दशक था उसकी शुरुआत में ये जो खतरनाक खालिस्तान आंदोलन था ये खतरों के बेअसर होने और पंजाब में जब विद्रोह खत्म हो गया उसके बाद से काफी हद तक खत्म हो गया था और आंदोलन ने भारत के भीतर जो सिख समुदाय है और दुनिया भर में जो सिख हैं उसके समर्थन को खो दिया है। बलविंदर सिंह की जो हत्या हुई वो कुछ अलग थलग और जो छुटपुट घटनाएं होती रहती है उनमें से है जो कि पिछले 1 दशक में हुई है, लेकिन फिर भी जो फ्रिंज समूह है उससे आंदोलन को पुनर्जीवित करने के जो प्रयास हैं वो अब तक विफल रहे हैं। तो यहाँ पर यह बोला गया है कि इस आरोप में भी कोई सच्चाई नहीं है कि जो पंजाब में किसानों के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर अभी हम विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं उसके हिस्से के रूप में खालिस्तान का समर्थन है। तो इस बात में भी यहाँ पर बोला जा रहा है कि कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन यहाँ पर यह बोला गया है कि खालिस्तान आंदोलन की जो अप्रासंगिकता है उसके बावजूद भी ऐसा नहीं है कि ये जो पाकिस्तान की ISI जैसी एजेंसियां हैं उनने इस तरीके की जो हिंसा है उसको भड़काने की कोई कोशिश नहीं की है या सीधे तौर पर जो फ्रिंज समूह है उनकी फंडिंग करके या फिर कश्मीर में जो आतंकी समूह है उसको जोड़कर ISI के द्वारा इसे पुनः भड़काने की कोशिश की जा रही है। इसलिए जो सुरक्षा एजेंसी है भारत की उन्हें सतर्क रहना चाहिए। ये जो एडिटोरियल है इसमें यह बोला गया है कि भले ही खालिस्तान आंदोलन को दफनाया गया हो लेकिन जो कश्मीर है वहां पर आतंकवाद का खतरा जो है वो अभी भी बना हुआ है और कश्मीर में आतंकवाद जो है वो अभी भी सक्रिय है। पिछले वर्ष में जम्मू कश्मीर के लिए जब विशेष दर्जा हटा दिया गया था और जम्मू कश्मीर से जब राज्य का दर्जा खत्म हो गया था, अब जम्मू कश्मीर को जब 2 यूनियन टेरिटरीज में विभाजित कर दिया गया है तो उसके बाद से ये देखा गया कि वहां पे जो आतंक की घटनाएं हैं और जो घातक घटनाएं हैं वो अधिक हो गई है। इसी के संबंध में आतंकी निगरानी पोर्टल है एक, तो इस पोर्टल के आंकड़ों से ये पता लगता है कि जम्मू कश्मीर में जहां पर 2019 में टेररिज्म से रिलेटेड अर्थात आतंकवाद से रिलेटेड जो इंसिडेंट थे वो 369 थे और वहीं जो दूसरी फैटलिटीज थी वो 283 थी। वहीं पे अगर हम 2020 के आंकड़ों के बारे में बात करें तो 2020 में टेररिज्म से अर्थात आतंकवाद से रिलेटेड जो घटनाएं हैं वो 382 हो गई और दूसरी जो फैटलिटीज हैं वो 302 हो गई। तो ये देखा गया कि ये घटनाएं जो हैं वो जम्मू कश्मीर में बढ़ रही है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश जो बना है अब जम्मू कश्मीर का उसके भीतर आतंकवाद को फैलने के जो कृत्य हैं वो उस क्षेत्र के भीतर से ही जो कई घटनाएं हैं उससे संबंधित है। और इसके अलावा
अलावा जो पाकिस्तान से आतंकवादियों की घुसपैठी है वो भी वहां पर जारी है, जो कि नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों पर जो युद्ध विराम उल्लंघन बढ़ रहा है उससे संबंधित है। यहाँ पर ये बोला गया है कि 2011 से 2015 के बीच का जो समय था, जिस समय घाटी में आतंकी गतिविधियों में कमी थी और सापेक्ष शांति थी, लेकिन अब ये बोला जा रहा है कि ये अतीत की बात हो गई है और अब नए सिरे से जो हिंसा का भड़कना है वो एक नया नॉर्मल हो गया है, नई सामान्य सी बात हो गई है। हालांकि यहाँ पर यह बोला गया है कि 1990s से लेकर 2000 के प्रारंभ तक का जो समय था उस समय हिंसा जितनी ज्यादा थी, अभी उतनी हिंसा नहीं है, लेकिन फिर भी हिंसा जो है वो बढ़ी हुई है। यहाँ पर यह बोला है कि जो घाटी में जारी असहमति है उसको केवल एक राजनीतिक प्रतिक्रिया के द्वारा संबोधित किया जा सकता है और ये जो इस क्षेत्र की स्थिति है इसमें किए गए जो एक तरफा परिवर्तन है उसकी समीक्षा करना चाहता है और इसकी पूर्ण राज्यता को पुनर्स्थापित करता है। तो इस प्रकार से इस एडिटोरियल में बताया गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल की तरफ। तो अगला न्यूज आर्टिकल है द राइज ऑफ द एआई इकोनॉमी। ये पेज नंबर 7 पर प्रकाशित हुआ है, जो कि यूपीएससी की परीक्षा के जीएस पेपर 3 के साइंस एंड टेक्नोलॉजी अर्थात विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय के संबंध में महत्वपूर्ण है। तो इसमें बात की गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसका हमारे देश की इकोनॉमी में वो किस प्रकार से बढ़ रही है और इसे और बेहतर करने के लिए किन किन क्षेत्रों पर ध्यान देने की आवश्यकता है उसके बारे में इसमें बताया गया है। ये जो कॉलम प्रकाशित हुआ है इसमें यह बताया है कि अगर जो भारत है वो दुनिया का एआई पावर हाउस बनना चाहता है तो उसे 3 क्षेत्रों पर ध्यान देने की आवश्यकता है और इसके संबंध में इस एडिटोरियल में बताया गया है। यहाँ पर बोला गया है कि जो महामारी आई, जो पैंडेमिक आया, उसने हमको कई सबक सिखाए हैं और साथ ही इस पैंडेमिक ने हमें चीज़ों को करने को, हमें कार्य को करने के लिए नए तरीके सुझाए हैं और नई तरीके से जो हमारा दिमाग है वो काम करने लगा है। तो इन नए तरीकों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग जैसी जो प्रौद्योगिकी है उसकी क्षमता को समझना शामिल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का जो मॉडल है और एल्गोरिदम ने जो स्वास्थ्य सेवा पेशेवर हैं, जो चिकित्सा शोधकर्ता हैं, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के अधिकारी हैं और साथ ही जो स्थानीय प्रशासन के काम है उसकी मॉनिटरिंग करने और भविष्यवाणी करने में पूरा काम किया है। पैंडेमिक के समय में ये देखा गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग और इससे रिलेटेड जो एल्गोरिदम होता है उसने जो स्वास्थ्य पेशेवर है, चिकित्सा कर्मी है और साथ ही जो प्रशासन है उसकी काफ़ी मदद की है। यहाँ पर यह बताया गया है कि जब लॉकडाउन का समय था तो लॉकडाउन के समय में ये देखा गया कि इंटरनेट की जो खपत है वो बढ़ गई। दूरसंचार विभाग के अनुसार भारत में लॉकडाउन की घोषणा के बाद से इंटरनेट की जो खपत है उसमें 13% की वृद्धि हुई है और इस तरीके की जो खपत बढ़ी है इससे क्या हो गया है कि जो उपभोक्ता डाटा होता है, जो कंज्यूमर डाटा होता है वो बढ़ा है और ये जो कंज्यूमर डाटा है, उपभोक्ता डाटा है, इस डाटा का उपयोग ऑनलाइन बिजनेस होते हैं, ऑनलाइन व्यवसाय होते हैं, उनके द्वारा किया जा सकता है। तो इस तरीके से कोविड-19 ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित एक मूवमेंट बना दिया है और इसको मिस करना भारत अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो इस संबंध में अगर हम यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा के बारे में बात करें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, तो हमने सरकारी पहल और निजी क्षेत्र का जो निवेश है उसके माध्यम से पिछले कुछ वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता निर्माण में एक महत्वपूर्ण प्रगति की है। तो यहाँ पर जो नीति आयोग की एआई के लिए राष्ट्रीय रणनीति बनाई गई वो सभी के लिए एआई की परिकल्पना करती है और इसके साथ ही सामाजिक प्रभाव के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नेतृत्व करने वाले जो समाधान हैं उसके फोकस क्षेत्र के रूप में स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, शिक्षा, स्मार्ट शहर, स्मार्ट गतिशीलता, परिवहन, इनसे संबंधित जो बुनियादी ढांचे हैं उनकी पहचान करती है। अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसके जो फोकस के क्षेत्र हैं वो होंगे जो कि सामाजिक प्रभाव डालते हैं, जिनका सोशल इम्पैक्ट है। और इसके साथ ही तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र सरकार ये कुछ उन सरकारों में हैं जिनने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाने के लिए कई नीतियां बनाई और रणनीतियों की घोषणा की। इसके साथ ही कई जो प्रौद्योगिकी की कंपनियां हैं उन्होंने वैश्विक ग्राहकों के लिए समाधान बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित किए हैं। साथ ही भारत ने एक संपन्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप इकोसिस्टम है जिसमें
उद्यमों के लिए उपयोग के लिए कैंसर स्क्रीनिंग, स्मार्ट खेती, संवादी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे जो क्षेत्र हैं उसमें अत्याधुनिक समाधान विकसित किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में हमारा जो पूल है वो तेजी से बढ़ रहा है और वर्तमान में 5 लाख से भी अधिक लोग जो हैं वो इन तकनीकों पर काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो भारत है वो दुनिया का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर हाउस बनने की ओर अग्रसर है और इसके साथ ही देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थव्यवस्था जो है उसके बढ़ने की संभावना है। तो डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो सेवाएं हैं उससे भारत की आर्थिक वृद्धि को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने में मदद मिलती है। तो इसके संबंध में जो नैस्कॉम है उसका ये मानना है कि डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो 2025 तक भारत की जीडीपी में लगभग 450 बिलियन डॉलर से लेकर 500 बिलियन डॉलर तक का योगदान देंगे, जो कि 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की जो सरकार की आकांक्षा है उसका 10% होगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा का ये जो अर्थव्यवस्था में योगदान है ये मुख्य रूप से 3 खंडों से आएगा और वो होगा उपभोक्ता वस्तुएं और खुदरा, कृषि और बैंकिंग और सेवाएं। और इसके संबंध में ये बोला गया है कि जैसे ही अधिक अवसर बनते हैं और हम रोजगार सृजन पर सकारात्मक प्रभाव की उम्मीद करते हैं तो बढ़ती आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो अर्थव्यवस्था है उसमें अकेले 20 मिलियन से अधिक तकनीकी भूमिकाएं बनाने का अनुमान है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो उन विशिष्ट समस्याओं के लिए न केवल समाधान तैयार कर सकता है लेकिन बैंक और अन्य सेवा प्रदाता तैनात कर सकता है, जैसे कि ऋण आवेदन प्रसंस्करण में तेजी लाने और ग्राहक सेवा में सुधार करने के लिए ये बेहतर प्रशासन और सामाजिक प्रभाव के लिए समाधान प्रदान कर सकता है। अगर हम उदाहरण की बात करें तो लॉकडाउन के दौरान ये देखा गया कि तेलंगाना पुलिस ने उल्लंघन को पकड़ने के लिए एआई एनेबल्ड स्वचालित नंबर प्लेट मान्यता सॉफ्टवेयर का उपयोग किया था। साथ ही महामारी ने इस प्रकार से जो देश में प्रौद्योगिकी कंपनियां हैं उनको तेजी से विकसित किया है और जो वास्तविक दुनिया की स्थिति है उसके समाधान बनाने के लिए अपनी जो क्षमताएं हैं उसका परीक्षण करने का एक बड़ा अवसर प्रदान किया है। अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नेतृत्व वाले भविष्य के लिए बेहतर तरीके से तैयार हैं, जिससे कि हम न केवल व्यापारिक समस्याओं को हल कर सकते हैं बल्कि जटिल सामाजिक मुद्दों के जवाब भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके संबंध में भारत के लिए कुछ शीर्ष प्राथमिकताएं होगी जिसे भारत को प्राप्त करना होगा अगर भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संबंध में एक पावर हाउस बनना है। तो भारत के लिए जो दावे किए जा रहे हैं वो ऊंचे हैं और हमें भविष्य को प्रस्तुत करने के लिए जो अवसर हैं उनको प्राप्त करने के लिए अपनी जो तत्परता है उसे तेज करने की आवश्यकता है। और इसके संबंध में हमें 3 क्षेत्रों में हमारा ध्यान देने की आवश्यकता है। पहला है प्रतिभा विकास। तो यहाँ पर यह बोला गया है कि जब तक हम सही प्रतिभा के साथ में बढ़ती हुई मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो तैयारियां हैं उस पर कोई सार्थक बातचीत नहीं हो सकती है। 2019 में अर्थात हमने 1 साल पहले लगभग अपना जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित जो वर्कफोर्स है, जो कार्यबल है, उसको दुगना कर लिया है। पहले ये वर्कफोर्स था लगभग 40,000 और अब ये हो गया है लगभग 72,000। हालांकि आपूर्ति जारी रखने की मांग जारी है और इसका मतलब ये है कि जो प्रतिभाएं हैं उनको विकसित करने के जो हमारे प्रयास है उसे गति मिलनी चाहिए और हमें प्रतिभा के क्षेत्र में विकास करना चाहिए। दूसरा होगा डेटा उपयोग, शासन और सुरक्षा के आसपास की नीतियां। तो डेटा जो है उसके बिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम नहीं कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए डेटा की आवश्यकता है। हालांकि जिस तरीके के डेटा का हम उपयोग करते हैं उसमें हमें एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है और हमें एक मजबूत कानूनी ढांचे की आवश्यकता है जो डेटा का नियंत्रण करता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नैतिक उपयोग के आधार के रूप में कार्य करता है। इसके बाद में तीसरी प्राथमिकता होगी डिजिटलीकरण। हालांकि हमारे देश में डिजिटल प्रौद्योगिकी जो है उसका उपयोग बढ़ा है, लेकिन जो डिजिटलीकरण का स्तर है वो अभी भी कम है। तो ये क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का जो एल्गोरिदम है उसको चलाने के लिए प्रशिक्षण डेटा का सही मात्रा खोजने में संगठनों की एक बड़ी चुनौती है।
अर्थात जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग होती है उसके लिए जो डेटा का उपयोग किया जाता है वो डेटा सही होना चाहिए ताकि जो परिणाम है वो सटीकता से प्राप्त हो पाए। और इस प्रकार से जो क्लीन डेटा सेट है उसकी उपलब्धता की भारत में समस्या है। संगठनों को डेटा प्रबंधन ढांचे में निवेश करने की आवश्यकता होगी जो कि विश्लेषण करने से पहले अपने डेटा को क्लीन करेंगे और इस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल के परिणामों में सुधार होगा। तो इस एडिटोरियल में ये बोला गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो भविष्य है वो आशाजनक लग रहा है, लेकिन ये जो क्षमता है उसको वास्तविकता में बदलने के लिए भारत को प्रतिभा विकास, डेटा उपयोग और शासन के लिए मजबूत नीति और प्रौद्योगिकी अवसंरचना बनाने में अधिक निवेश करने की आवश्यकता होगी, जिससे कि वास्तव में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लाभ उठाया जा सकता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल की तरफ। अगला न्यूज आर्टिकल पेज नंबर 10 पर प्रकाशित हुआ है जो कि हमारे जीएस पेपर 2 के अंतरराष्ट्रीय संबंध विषय के लिए आईआर के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये न्यूज है, सार्क नीड अ टेरर फ्री मिलेनियो पीएम। तो यहाँ पर सार्क के बारे में बात की गई है। सबसे पहले हम सार्क क्या है ये देखते हैं। तो जो सार्क है अर्थात द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसकी स्थापना की गई थी 8 दिसंबर 1985 को। इसकी स्थापना ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ में की गई थी। ये दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग का विचार जो है वो सर्वप्रथम 1980 में सामने आया था और इसमें जो 7 संस्थापक देश हैं, इसके 7 संस्थापक देश हैं बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। इसके विदेश सचिवों की परामर्श के बाद में जो पहली मुलाकात है वो हुई थी अप्रैल 1981 में कोलंबिया में। और अफगानिस्तान जो है वो वर्ष 2005 में जो 13वां विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था सार्क का, उसमें एक नया सदस्य बना था सार्क का। तो अभी सार्क जो है उसमें कुल 8 देश हो गए हैं और इसके अलावा सार्क के 9 पर्यवेक्षक देश हैं, 9 ऑब्जर्वर मेंबर हैं और वो है ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूरोपीय यूनियन, ईरान, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मॉरिशस, म्यांमार और संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके अलावा अगर हम सार्क की चुनौतियों के बारे में बात करें तो सार्क की सबसे बड़ी चुनौती अभी के समय में है इसकी बैठकों की कमी। 2016 में इस्लामाबाद में सार्क सम्मेलन होने वाला था, लेकिन उसके बाद में जब उरी में 18 सितंबर को सेना पर हमला हुआ तो भारत ने इसमें शिरकत करने से इनकार कर दिया था और उसके बाद से जो सार्क सम्मेलन है वो नहीं हो पाया है। तो इसकी सबसे बड़ी चुनौती अभी है बैठकों की कमी। सार्क के जो सदस्य देश हैं उनके बीच में अधिक अनुबंध किए जाने की आवश्यकता है और साथ ही सम्मेलन के जो अतिरिक्त इन सदस्य के द्विपक्षीय सम्मेलन है उसका आयोजन वार्षिक रूप से करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही जो समन्वय क्षेत्र है उनके व्यापक होने के कारण ये ऊर्जा और संसाधनों में परिवर्तन का नेतृत्व भी करता है। तो यहाँ पर अगर हम इस न्यूज आर्टिकल के बारे में बात करें तो इसमें ये बोला गया है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनने सार्क के 36वें स्थापना दिवस का जो अवसर था उस पर अपने संदेश में पाकिस्तान का नाम लिए बिना आतंकवाद का समर्थन और पोषण करने वाली जो ताकतें हैं उनको परास्त करने के लिए प्रतिबद्ध होने का आह्वान किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि आतंकवाद और हिंसा मुक्त वातावरण में ही सार्क की पूरी क्षमता से उपयोग किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि इस मौके पर हमें ऐसी शक्तियों को हराने के लिए खुद को फिर से प्रतिबद्ध होना चाहिए और दक्षिण एशिया को सुरक्षित और समृद्ध बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। भारत इस क्षेत्र के आर्थिक, तकनीकी, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास के लिए अपना समर्थन जारी रखेगा। साथ ही जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं केपी ओली, उनने 8 सदस्यीय क्षेत्रीय समूह की जो बैठक है उसे समय से पहले आयोजित करने की वकालत की है। इस संगठन का मुख्यालय और सचिवालय नेपाल के काठमांडू में स्थित है। तो नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं केपी ओली, उनने ये कहा है कि अब राजनीतिक इच्छा शक्ति और प्रतिबद्धता के साथ में जमीन पर ठोस कार्य करने की दिशा में आगे बढ़ने का समय आ गया है। इसके बाद में नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज है, श्रीलंका टू गेट $300 मिलियन चाइनीज टायर फैक्ट्री।
ये न्यूज़ पेज नंबर 13 पर आई है, जो कि हमारे जीएस पेपर 2 के आईआर विषय के संबंध में महत्वपूर्ण है। तो इस न्यूज़ आर्टिकल में बोला गया है कि श्रीलंका ने घरेलू विनिर्माण का जो क्षेत्र है उसमें अपने पहले प्रमुख चीनी निवेश की घोषणा की है। तो ये जो चीनी निवेश है ये किया जा रहा है रणनीतिक रूप से जो प्रमुख बंदरगाह है उसके पास में 300 मिलियन डॉलर का एक टायर कारखाना है ये। तो इसके संबंध में इस न्यूज में ये बताया गया है कि जो विभिन्न पश्चिमी देश हैं और जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं जैसे भारत, वो लंबे समय से श्रीलंका में जो चीन का प्रभाव है उसको लेकर चिंता में है और श्रीलंका में चीन के जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है उसके तहत चीन के द्वारा जो अपनी परियोजनाएं श्रीलंका में चलाई जा रही है उसको लेकर ये विभिन्न देश जो है वो चिंतित हैं। और ये जो नए कारखाने की बात की जा रही है, टायर कारखाना, इसके संबंध में बताया गया है कि ये जो कारखाना है ये हम्बनतोता जो बंदरगाह है उससे सटा हुआ है। ये हम्बनतोता पोर्ट के एकदम पास स्थित है। ये जो हम्बनतोता पोर्ट है, अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम्बनतोता पोर्ट कहाँ है, श्रीलंका में। और हम्बनतोता पोर्ट जो है वो वर्ष 2017 में एक चीनी कंपनी को पट्टे पर दिया गया था, एक चीनी कंपनी को लीज पर दिया गया था, क्योंकि श्रीलंका जो है वो चीन से अपना 1.4 बिलियन डॉलर का जो कर्ज है उसे चुकाने में असमर्थ था। और उसके बाद में ये हम्बनतोता पोर्ट जो है वो चीनी कंपनी को लीज पर दे दिया गया था। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि अब जो ये टायर कारखाना लगाया जा रहा है 300 मिलियन डॉलर का, इसके संबंध में उदार रियायतें दी गई है। श्रीलंका का जो कैबिनेट है उसने एक कानून के तहत इस टायर फैक्ट्री की स्थापना की मंजूरी दी है, जो कि उदार कर प्रोत्साहन की अनुमति देता है। इसके साथ ही ये जो टायर कंपनी है इसके पास में अपना कम से कम 80% जो उत्पाद है उसे निर्यात करने का और बाकी जो उत्पाद होगा उसे स्थानीय बाजार में बेचने का विकल्प है। अब हम चलते हैं प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ, अर्थात प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित अभ्यास प्रश्न की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दवा के अनुमोदन के लिए भारत के नियामक ढांचे में न्यू ड्रग्स और क्लिनिकल ट्रायल नियम 2019 के तहत आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण के अनुदान के लिए एक विशिष्ट प्रावधान है। और दूसरा है कि इस तरीके की मंजूरी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी द्वारा दी जाती है। तो सही उत्तर होगा ए, केवल एक। ये प्रश्न आपसे इसलिए पूछा गया है क्योंकि इसके संबंध में पेज नंबर 1 पर न्यूज आर्टिकल प्रकाशित हुआ है, सम कोविड-19 वैक्सीन मे गेट नॉट इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स। ये आपकी प्रीलिम परीक्षा के संबंध में साइंस और टेक्नोलॉजी विषय के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित अभ्यास प्रश्न है पंबन रेल पुल के बारे में। तो पंबन रेल पुल जो है इसके बारे में एक इमेज आई है जिसमें इसका उल्लेख किया गया है। तो क्वेश्चन है कि पंबन रेल पुल किसके बीच स्थित है? मन्नार की खाड़ी और दक्कन मार्ग के बीच में, खंबात की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच में, पाल्क जल मरुमंडल और मन्नार की खाड़ी के बीच में, या पार्क स्ट्रेट और 9 डिग्री चैनल के बीच में? तो सही उत्तर होगा सी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है पंबन रेल ब्रिज जो कि पार्क स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार के बीच में स्थित है। इसके बाद में अगला प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित अभ्यास प्रश्न है, भारतमाला जो योजना है उसके तहत किस श्रेणी की सड़कें शामिल है? आर्थिक गलियारे, सीमा और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क सड़कें, तटीय पोर्ट कनेक्टिविटी सड़कें और ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे। तो सही उत्तर होगा डी, चारों। इसके बाद में ये प्रश्न आपसे इसलिए पूछा गया है क्योंकि पेज नंबर 1 पर एक न्यूज प्रकाशित हुई है जिसमें भारतमाला परियोजना के बारे में उल्लेख किया गया है। ये आपके प्रारंभिक परीक्षा के संबंध में इकोनॉमी के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। अगला प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित अभ्यास प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, माउंट एवरेस्ट भारत और नेपाल की सीमा पर फैला हुआ है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है, सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा इसकी आधिकारिक ऊंचाई 1954 में 8,848 मीटर मापी गई थी, दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा है, हाल ही में इसकी ऊंचाई को संशोधित करके 8,848.86 मीटर कर दिया गया है, तो तीसरा पॉइंट भी सही है, सही उत्तर हो जाएगा सी। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है क्योंकि इसके संबंध में एक न्यूज आर्टिकल प्रकाशित हुआ है पेज नंबर 1 पर, और ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए भूगोल विषय के संबंध में महत्वपूर्ण हो सकता है। अगला प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित अभ्यास प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, तो ये गलत है। ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित नहीं है बल्कि ये असम में स्थित है।
अगला है इसे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में नामित किया गया है, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा है इसे हाइड्रोकार्बन भंडार को समाविष्ट करने के लिए जाना जाता है, तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। सही उत्तर हो जाएगा सी। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है क्योंकि पेज नंबर 4 पर एक न्यूज़ प्रकाशित हुई है, हाईकोर्ट स्टेज नोट फॉर ऑयल प्रोजेक्ट इन आसाम नेशनल पार्क, और इसमें बात की गई है इस डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क के बारे में जो कि ईस्ट आसाम में स्थित है। ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी विषय के संबंध में महत्वपूर्ण है। अब हम चलते हैं अगले प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित अभ्यास प्रश्न की ओर, तो ये है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। लीड और निकल अंतर्ग्रहण से विषाक्तता हो सकती है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है कि वे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को प्रभावित कर सकते हैं और मिर्गी, उल्टी, सांस लेने में समस्या, आपेक्ष स्मृति की अस्थायी नुकसान, चक्कर आना और जैसे जो अन्य लक्षण है उसे पैदा कर सकते हैं, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। इसका सही उत्तर होगा सी। ये निकल और लेड से संबंधित प्रश्न आपसे इसलिए पूछा गया है क्योंकि इसके संबंध में एक न्यूज़ प्रकाशित हुई है, निकल लेड फाउंड इन पेशेंट्स ब्लड सैंपल्स, तो ये पेज नंबर 8 पर न्यूज़ आई है जो कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए पर्यावरण विषय के संबंध में महत्वपूर्ण है। इसके बाद में हम अगला प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित अभ्यास प्रश्न देखते हैं। बेहतर शहरी भविष्य की दिशा में काम कर रहे संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रम यूएन हैबिटेट की भूमिका के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूएन हैबिटेट के द्वारा सभी को पर्याप्त आश्रय प्रदान करने के लिए सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से स्थायी शहरों और शहरों को बढ़ावा देने के लिए अनिवार्य किया है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है कि इसके भागीदार केवल सरकारें और स्थानीय शहरी प्राधिकरण है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा है यूएन हैबिटेट गरीबी को कम करने और सुरक्षित पेयजल और बुनियादी स्वतंत्रता तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के समग्र उद्देश्य में योगदान देता है, तो तीसरा स्टेटमेंट सही है। सही उत्तर हो जाएगा बी। ये प्रश्न 2017 में यूपीएससी की परीक्षा के द्वारा पूछा गया था। इसके बाद में हम मुख्य परीक्षा से संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं जिनका उत्तर लिखने की आपको कोशिश करनी है। तो पहला क्वेश्चन है, खालिस्तान आंदोलन निष्क्रिय और अस्तित्वहीन हो गया है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को इसके पुनरुद्धार के उद्देश्य से किए गए किसी भी संबंधित प्रयास की जांच करनी चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर आपको 250 शब्दों में लिखना है और ये 15 अंकों का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत दुनिया का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर हाउस बनने का लक्ष्य रखता है तो उन विशिष्ट क्षेत्रों की जांच करें जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस प्रश्न का उत्तर भी आपको 250 शब्दों में देना है और ये 15 अंक का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारा आज का डिस्कशन खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन। आई होप यू लाइक द इनिशिएटिव। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और इसके साथ ही आपको मुख्य परीक्षा से संबंधित जो यहाँ प्रश्न दिए गए हैं आप उनका उत्तर लिखने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।